तो योद्धा लोग तैयार। यहां पर योद्धा, औसत योद्धा निकाला था अपन ने। ये औसत मान योद्धा का कैसे निकालते हैं अपन? योद्धा इंटू dt का समाकलन और विभाजन करना है अपने को dt के समाकलन से। ये एक एग्जांपल दिया था आप लोगों के लिए कि हम किसी भी चीज का यदि औसत निकालते हैं, जैसे औसत चाल निकालनी है तो चाल का औसत निकालना है, मतलब चाल का तात्क्षणिक मान गुणा dt, उसका समाकलन और विभाजन में फिर dt का समाकलन। बेसिकली ये क्या बन जाएगा? समय अंतराल। तो अब इसी प्रकार से औसत वेग था। अब हमें बात करनी है औसत वेग और औसत चाल करने के पश्चात अब हमारी एंट्री हो रही है एक्चुअल इस चैप्टर में, जिसमें हमें अब बात करनी है किसकी? अब हमें बात करनी है वेग की। सबसे इंपॉर्टेंट, केवल यदि वेग बोला जाएगा उसका तात्पर्य माना जाएगा कि हम सिर्फ कौन से वेग की बात कर रहे हैं? तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं। मतलब इसको और यदि समझा जाए तो बोलेंगे किसी समय t पर वेग, यानी किसी क्षण पर जो वेग है अब उसकी बात करेंगे। तो यानी कि पूरी फिजिक्स में यदि सिर्फ वेग लिखा है तो उसका तात्पर्य क्या समझना है अपने को? तात्क्षणिक वेग, यानी किसी समय t पर वेग की बात की जाएगी। इसमें जो, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि किसी भी चीज को पढ़ाने और स्टार्ट करने के दौरान सबसे पहला काम होता है कि हम उस राशि के बारे में जाने कि राशि कैसी है, मतलब उसकी बहुत चुनिंदा चीजों के बारे में। जैसे वेग जो है वो हमेशा याद रखेंगे कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरी बात, क्या क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और साथ में क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है। इसकी यदि एसआई इकाई की बात करें तो इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होती है। उसके पहले हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन के बारे में। उसके पहले हमने पढ़ा था स्थिति स्थित सदिश के बारे में, समय के बारे में। उसके पहले हम गति के बारे में, गति के पहले हमने सरल रेखीय गति की परिभाषा लिखी थी। और याद हो तो ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, ये अपन ने जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने बोला था आपको कि सरल रेखीय गति की परिभाषा में वेग और त्वरण के मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर त्वरण क्या हो जाए? 0 हो जाए, शून्य हो जाए, अर्थात वेग नियत हो जाए, तो गति सरल रेखीय गति होगी। तो आज इसलिए मैंने आपको बोला कि वेग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केवल यदि वेग बोला जाएगा इस चैप्टर में तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा? केवल तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं v सदिश से। परिभाषित कैसे करेंगे इसको? इसकी परिभाषा हमें पता होना चाहिए। परिभाषा ये कहती है कि किसी स्थिति सदिश के समय के साथ परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या? वेग। क्या बोला? किसी स्थिति सदिश के समय के साथ परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या? तात्क्षणिक वेग, या सिर्फ वेग कहा जाता है। तो पहली बात तो यह समझना है परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का तात्पर्य है अवकलन। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत स्लो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, किसके साथ? किसके साथ? समय के साथ। यानी एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि अवकलन करना है, समय के साथ करना है, ये अपने को पता चल गया। तो ये टी नीचे आ गया। किसका करना है? स्थित सदिश का करना है, मतलब आर सदिश का करना है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि वेग यदि तात्क्षणिक निकालना होगा तो आपको क्या करना है? किसका
अवकलन करना है, आर सदिश का अवकलन करना है समय के साथ। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसको और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि मान लीजिए यदि मैं बात करूं किसकी, स्थिति सदिश की, सिर्फ स्थिति सदिश की, तो आर सदिश को मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, मीटर में एसआई इकाई में। और यदि मेरे से बोला जाए कि डी आर सदिश बाय डी टी, यानी अवकलन करें इस पूरे का समय के साथ, तो क्या आएगा, dx बाई डी टी आई कैप, dy बाई डी टी जे कैप, dz बाई डी टी के कैप। इसी को लिखा है अपन ने v सदिश। अब चूंकि यहां पर आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, तो v सदिश को मैं लिख सकता हूं x दिशा वाला वेग, y दिशा वाला वेग और z दिशा वाला वेग, vx आई कैप, vy जे कैप, vz के कैप। अर्थात वेग सदिश का x घटक vx है, y घटक vy है और z वाला जो घटक है वो vz है। अब इसमें देखें, इसी से इसकी तुलना करने की कोशिश करें इन दोनों से, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि vx आई कैप, vy जे कैप और vz के कैप को मैंने लिखा dx बाई डी टी आई कैप, dy बाई डी टी जे कैप और dz बाई डी टी के कैप। अब यदि आई कैप की आई कैप से तुलना करें, जे कैप की जे कैप से और के कैप की के कैप से, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, vx बराबर dx बाई डी टी, vy बराबर dy बाई डी टी और vz बराबर dz बाई dt। ये बातें जो मैंने अभी लास्ट में लिखी हैं ये सबसे काम की हैं। इनको मैं एकदम अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं और आपको पता भी होना चाहिए। मैं इनके बारे में शब्दों में भी लिख के बताऊंगा आपको कि इसको किस प्रकार से हमें यूज करना है। यदि मुझसे पूछा जाए कि vx क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, वेग का x घटक, अर्थात x निर्देशांक को समय के साथ अवकलित करना है। vy की बात करें तो क्या लिखा जाएगा इसको, वेग का y घटक, यानी कि लिखेंगे dy बाई dt। यदि मैं vz की बात करूं तो क्या लिखेंगे, वेग का z घटक, यानी कि dz बाई dt। ये आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ यदि केवल और केवल यदि आपसे पूछे वेग, अर्थात वो पूछ रहा है संपूर्ण वेग, तो आपको लिखने की आदत डालनी चाहिए vxi, vyj और vz क्या लिख सकते हैं, k कैप। तो कृपया करके इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इतनी बातें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब तो अपने को यह समझ में आना चाहिए कि vx निकालना है, मतलब वेग का x घटक निकालना है, vy का मतलब है dy बाई dt करना है, vz का मतलब है dz बाई dt करना है। और केवल यदि वेग पूछेगा तो आपको पूर्ण यानी कि संपूर्ण वेग बताना है। vx आई कैप, vy जे कैप और vz के कैप के बारे में बात हो रही है। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यदि आपको पहले से पता लग जाए, मतलब एक नोट लिखना चाहिए, यदि केवल x दिशा में गति हो तो आप इसको डायरेक्टली v बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, क्योंकि और कोई घटक
नहीं होंगे, यानी बाकी के y घटक और z घटक क्या हो जाएंगे, शून्य। इसका ख्याल जरूर अपने को रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि यदि मैंने यहां पे नहीं लिखा है सदिश, तो ये नहीं समझना है कि ये सदिश नहीं है, सदिश है। ये भाई साहब जो हैं ये क्या है, सदिश है। इसका ख्याल रखिएगा, ये क्या बता रहा है, वेग बता रहा है x दिशा वाला। चलिए अब इसका यूज कैसे करेंगे, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद करवा दूं मैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार समझते रहिएगा कि आपके रणभूमि में जो सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है, सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है, वो करवाता है वेग। कैसे करवाता है गलती वो मैं आपको बताता हूं, किस वजह से करवाता है वो भी बताता हूं। वो इस जो अभी नोट लिखने वाला हूं उस नोट का ख्याल जरूर रखिएगा। क्या है वो, गति की दिशा केवल वेग से निर्धारित होती है। इसका ख्याल रखना है अपने को कि यदि मेरे से बोला जाए कि मैं एक्स दिशा में जा रहा हूं, धनात्मक एक्स दिशा में जा रहा हूं, जैसे कि यदि मेरे से बोला जाए धनात्मक एक्स दिशा में जा रहा हूं, तो मेरा वेग जो है वो एक्स दिशा में होगा। अभी यहां पर पढ़ाते वक्त आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये बहुत छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कोई नई बात क्या है, लेकिन यदि मैं आपको बोलूं एक लिफ्ट ऊपर की ओर घटती हुई चाल से जा रही है, घटती हुई चाल से जा रही है, तो अब यही सवाल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम में यदि बोला जाए, यही सेंटेंस आ जाए किसी प्रश्न में, तो आप बोलेंगे त्वरण ऊपर है, वो गलत हो गया। मैंने बोला कि लिफ्ट कहां जा रही है, जैसे मैं सेंटेंस ही पूरा लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि लिफ्ट ऊपर की ओर घटती हुई चाल से जा रही है। इस सेंटेंस का मतलब आपको तुरंत निकालना आना चाहिए। क्या बोला है, लिफ्ट है, कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और कैसे जा रही है, घटती हुई चाल से जा रही है। तो मेरे से यदि बोला जाए कि ये भाई साहब लिफ्ट हो गई, इस लिफ्ट की यदि मैं बात करूं, ये मान लीजिए लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो मैं त्वरण ऊपर बनाऊं कि वेग ऊपर बनाऊं, एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि लिफ्ट ऊपर की ओर घटती हुई चाल से जा रही है। घटती हुई चाल से अभी अभी जितना अपन ने पढ़ा है उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये ऊपर जा रही है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसका वेग जो है वो कहां रहा होगा, ऊपर। त्वरण कहीं पर भी हो सकता है, दाएं बाएं पीछे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बात नहीं की है इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। यदि अपन इस पूरे सेंटेंस को त्वरण भी पढ़ लेते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब वेग ऊपर है, और घटती हुई चाल है तो त्वरण कहां रहा होगा, नीचे। ये प्लीज ध्यान रखेंगे, घटती हुई चाल का मतलब है वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा, आप त्वरण ऊपर मत बना दीजिएगा। यदि वस्तु गति कर रही है ऊपर, इसका मतलब गति का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ, गति की दिशा का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, वेग करता है, बाकी कुछ भी कोई और अन्य भौतिक राशियां नहीं करती हैं। इसका ख्याल आपको रखना है। चलिए तो अब आते हैं कुछ सवालों पे कि वेग जो है वो हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार के हमारे पास सवाल बनेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सवाल करके देखते हैं कि कैसे सवाल बनेंगे। तो देखते हैं, एक वस्तु एक्स अक्ष में गति कर रही है, गति कर रही है, इसका एक्स निर्देशांक समय t के साथ, समय t के साथ निम्न
प्रकार से परिवर्तित होता है। और कैसे परिवर्तित होता है वो दे के रखा है आपको, x बराबर आपको दे के रखा है टी स्क्वायर, ऐसा दिया है, जहां पर x को उन्होंने बोला है मीटर में और t को बोला है किसमें, सेकंड में। ये इंफॉर्मेशन आपको दे के रखी है और आपसे बोला है वस्तु का वेग ज्ञात करें। क्या निकालना है, वस्तु का वेग। पहला पूछा है t बराबर 0 सेकंड पर, दूसरा पूछा है t बराबर 4 सेकंड पर, ऐसा बोला गया है। अच्छा, सिर्फ वेग बोला है, इसका मतलब मुझे क्या बताना है, तात्क्षणिक वेग बताना है। ये अपने को पता होना चाहिए। क्या बोला है, एक वस्तु x अक्ष में गति कर रही है। चलिए भैया, उन्होंने बोला है x निर्देशांक समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है, वो ऐसा दे के रखा है x बराबर टी स्क्वायर, और साथ में आपको बोला है कि भैया वेग का निर्धारण करना है, वेग निकालना है, और वेग कब निकालना है, उन्होंने बोला है t बराबर 0 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर। सिर्फ वेग बोला है, मतलब कौन से वेग की बात कर रहा है, तात्क्षणिक वेग की बात कर रहा है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, अवकलन करना है इसके निर्देशांक का। x बराबर क्या देके रखा है भाई साहब, टी स्क्वायर, तो मुझे पता है v बराबर क्या लिखना है बेटा, dx बाई dt। तो इसको यदि मैं अवकलित करूंगा तो कितना आएगा, टी स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2t। अब ये मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को बोला है कि कब निकालना है, पहला t बराबर 0 सेकंड पर, तो t बराबर 0 डाल देंगे, तो t बराबर 0 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी कि वस्तु t बराबर 0 पर कैसी थी, विरामावस्था पर थी, विरामावस्था पर थी यानी स्थिर थी, ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरा t बराबर कितना देके रखा है, 4 सेकंड, 4 सेकंड यदि यहां पर लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 4 यानी कितना आ जाएगा भाई साहब, 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि v यहां पर कैसा आया है, पॉजिटिव, इसका मतलब है धनात्मक x दिशा में गति हो रही है, कृपया इसका ख्याल रखें। चलिए, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए किस प्रकार से इसको हल करना है, और बहुत आसानी से कर सकते हैं बेटा। प्लीज ध्यान रखिएगा, हर छोटी छोटी बात आपके नोट्स में होना चाहिए। चलिए, अब इसके पश्चात यदि मान लीजिए और सवाल यदि करें, अब आपको फिर से बोला है कि एक वस्तु का निर्देशांक समय के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। किस प्रकार से, निम्न प्रकार से देख रखा है। और उन्होंने क्या दिया है भैया, किस प्रकार परिवर्तित होता है, कुछ दिया है t माइनस का टी स्क्वायर, जहां पर x को उन्होंने बोला है कि मीटर में नापना है और t को उन्होंने बोला है समय को सेकंड में, ये आपको दे के रखा है। अब आपसे पूछा है वह समय ज्ञात करें जब वस्तु विराम पर हो। किस पर हो, विराम पर हो, ऐसा समय हमें ज्ञात करना है। चलिए, अच्छा, एक बात समझने की जरूरत है कि विराम पर यदि है, वस्तु यदि विराम पर है, तो सवाल में उन्होंने क्लियरली बोला कि विराम पर है, वो समय निकालना है। तो यानी निकालना क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे निकालना है समय जब वेग क्या हो जाए, 0, यानी विराम का मतलब है भाई साहब वेग क्या कर देना है मुझे, 0। क्या मुझे क्वेश्चन में वेग दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हमने निकाल ली कि समय निकालना है, वेग 0 होना चाहिए। और यहां पर क्या बोला है, निर्देशांक दिया है, किसके साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इसको यदि हल करने जाएंगे तो करना हमें क्या है, देखिए जरा, हमें करना है x बराबर क्या देके रखा है बेटा, t माइनस का टी स्क्वायर, वेग 0 करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेग v बराबर क्या लिखेंगे, dx बाई dt, यानी मुझे अवकलन करना था, t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2t। अब v जो है किसका फलन हो चुका है, t का, मेरे को बोला है वेग क्या हो जाना चाहिए, 0। तो वेग को मैं क्या कर दूंगा, 0, यानी 1 माइनस 2t बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी 2t बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी t बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 सेकंड। यानी मेरा आंसर आ गया, समय जब 1/2 सेकंड होगा तो वस्तु का वेग कितना हो चुका होगा, 0, यानी उस समय पर, उस क्षण पर वस्तु जो है कैसी रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। चलिए,
तो योद्धाओं कुछ और सवाल बड़े अच्छे धांसू और अच्छे सवाल करके देखते हैं। यदि किसी वस्तु के निर्देशांक x बराबर दे के रखा है आपको 2t, y बराबर दे के रखा है आपको t स्क्वायर और z बराबर आपको दे के रखा है t क्यूब। ऐसा कुछ दे के रखा है जहां पर x, y और z जो है इन तीनों को नापना है आपको मीटर में और t को रखना है किसमें, सेकंड में। ऐसा आपको दिया है और अब आपसे पूछा है वस्तु के वेग का मान t बराबर 2 सेकंड पर, ऐसा पूछा है, कितना होगा। अब देख लेते हैं यदि किसी वस्तु के निर्देशांक दिए हैं। अच्छा, निर्देशांक यदि आप देखेंगे वस्तु के निर्देशांक x दिया है, y दिया है, z दिया है, मतलब तीनों निर्देशांक हैं। अर्थात मुझे सबसे पहला काम तो यह करना चाहिए कि मैं इसका क्या लिख लूंगा, स्थिर सदिश, और स्थिर सदिश लिखना मैंने पहले सिखाया है, वाई जे कैप प्लस क्या लिखूंगा, जेड के कैप। और मुझे यदि वेग निकालना है तो पहले मुझे यह पता चल जाना चाहिए v सदिश बराबर क्या लिखना है, dr वेक्टर बाई dt लिखना है। लेकिन उसके पहले मुझे r सदिश चाहिए। x का मान मैं चेक कर लेता हूं, x बराबर कितना है 2t, x बराबर क्या है 2t i कैप बन गया। y बराबर कितना था भाई साहब t स्क्वायर, तो j कैप हो गया, और ये क्या है t क्यूब के कैप। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, टी स्क्वायर दिया है, टी क्यूब दिया है, सही बात है। अब मुझे क्या करना है कि इसको अवकलित करना है। तो अवकलित यदि मैं करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, वेग सदिश बराबर क्या है भाई साहब, dr बाई dt, यानी क्या बनेगा, इसका अवकलन यदि मैं करने जाऊंगा तो 2 और t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस टी स्क्वायर का कितना बनेगा बेटा 2tj कैप। यहां पर t क्यूब का कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा k कैप। समय कितना दिया है वो अपन पता कर लेते हैं। समय कितना दे के रखा है उन्होंने, t बराबर 2 सेकंड पर बताना है तात्क्षणिक वेग। तो यहां पर अब मान डाल देंगे t का, यहां पर तो t है नहीं, तो ये तो क्या बना रहेगा 2i कैप। t का मान यदि कितना डालना था 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4j कैप। यहां पर देखें तो दूना 4 या 12 क्या बनेगा k कैप, और अंत में यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, और यही मेरा क्या बन जाएगा उत्तर। तो ऐसा नहीं है कि सवाल जो है वो टफ आते हैं, सवाल आसान आते हैं। करने का तरीका आपको बहुत सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। टी का मान 2 दिया था तो 2 4 हो गया, यहां पर टी का स्क्वायर था, इसका मतलब क्या हुआ 2 का वर्ग यानी 4, और गुणा क्या है 3 यानी कितना हो गया 12। इकाई लिखना ना भूलें। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, वेग सदिश राशि है तो ये परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करता है, इसका ख्याल रखिएगा। कल कोई इसी सवाल में यदि मेरे को कुछ एक स्टेप आगे पूछा जाता तो मैं बड़े प्यार से बोलता, क्या पूछा जाता वो देख लेते हैं। मान लीजिए अलग से मेरे को बोला जाता कि अलग से बेटा आप निकालिए वेग का, क्या निकाल के बताइए, परिमाण। वेग का परिमाण का मतलब है वेग सदिश, और उसका मॉड का मतलब क्या निकालना है, रूट के अंदर मैं क्या लिखूंगा 2 का वर्ग धन क्या लिखूंगा 4 का वर्ग धन क्या लिखूंगा 12 का वर्ग। तो ये कितना आएगा बेटा वो देख लीजिए, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का वर्ग हो गया 16, 12 का वर्ग हो गया 144। अब 144 प्लस यदि मैं 16 कर दूं, 144 में यदि मैं 16 जोड़ दूं तो 160, तो यही हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4, 164। मैं बड़े प्यार से उत्तर बता सकता हूं। अच्छा, परिमाण पूछा है तो इकाई तो वही रहेगी, दिशा बस नहीं बताएंगे। अब मेरे से यदि पूछता कि वेग की क्या बताइए दिशा, केवल दिशा पूछा है। अच्छा, वेग कैसी राशि है ये पता होना चाहिए, वेग कैसी राशि है सदिश, और किसी सदिश की यदि दिशा पूछा है मतलब क्या पूछा है इकाई सदिश। क्या पूछा है इकाई सदिश। चलिए, तो वेग का इकाई सदिश निकालेंगे अपन, यानी इसका इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, वेग का इकाई सदिश वी कैप निकालना है। इसका मतलब है वेग सदिश और उसके परिमाण से उसका विभाजन करना है। वेग सदिश हमने लिखा था कितना 2i 4j प्लस 12 कितना k कैप अपॉन क्या लिखा, इसका परिमाण अभी निकाला था 164। तो ये हो गया उसकी क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, यानी कि
हमने अलग से दिशा भी निकाल ली और क्या निकाल लिया अपन ने परिमाण। हालांकि सवाल में नहीं पूछा था, लेकिन मैंने इसलिए कराया आपको जिससे कि आपको बार बार वो चीजें रिवाइज कराता जाऊं, जिससे कि कोई सदिश दे के रखा है तो उसका परिमाण भी निकालना आता है अपने को और दिशा भी। ये सारे हमारे रण कौशल के पार्ट हैं, इनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके उस रणभूमि में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा और बहुत सरल तरीके से, सौम्य तरीके से, लेकिन हम उस दिन की तैयारी करके अच्छे से जाएं जिसमें हमारा युद्ध केवल हमारे नाम पर होना चाहिए, विजय भी हमारे नाम पर होना चाहिए। तो चलिए कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं कि और वेग से संबंधित सवाल क्या होंगे। मान लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार का सवाल दे दे कि यदि वस्तु का x निर्देशांक x बराबर टी स्क्वायर माइनस दिया हुआ है टी क्यूब हो, तो वह समय क्या होगा जब वेग ऋणात्मक हो जाए। क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। ये पूछा है आपसे कि उस समय का मान बताइए जिससे कि वेग क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। तो देखिए जरा, हमें निर्देशांक के नाम पे सिर्फ क्या दे के रखा है? x निर्देशांक है और मुझे बोला है वेग ऋणात्मक हो जाए, यानी x बराबर क्या दे के रखा है बेटा? टी स्क्वायर माइनस क्या है? टी क्यूब। अब वेग पहले निकाल लेते हैं, तो यानी कि dx बाई क्या कर देना है मुझे? dt। इसका यदि मैं अवकलन करूंगा तो कितना आएगा? 2t माइनस क्या लिख दूंगा मैं? 3t स्क्वायर। अच्छा, अब ये बातें यदि आ चुकी हैं और बोला है वेग कैसा हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। वेग ऋणात्मक होने का मतलब है v जो है शून्य से छोटा हो जाए, क्योंकि कोई भी संख्या ऋणात्मक तभी कहलाएगी जब वो शून्य से कैसी होगी? छोटी होगी। अर्थात मैं लिखूंगा 2t माइनस का कितना है? 3t स्क्वायर जो है वो किससे छोटा हो जाए? 0 से। यहां से देखें t बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई साहब? 2 माइनस 3t क्या हो जाए? 0 से छोटा। मैं इसमें क्या करने वाला हूं उसका ख्याल रखिएगा, इसमें से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा कितना? माइनस इधर बाहर निकाल लिया तो अंदर बन गया है 3t माइनस कितना हो गया है? 2। ये किससे छोटा होना चाहिए? 0 से। दोनों साइड मैं ऋणात्मक से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? ऋणात्मक से। तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? t गुणा कितना लिखेंगे बेटा? 3t माइनस 2। किससे बड़ा हो जाना चाहिए? 0 से। अब क्या काम करना है वो सुनिए जरा। ये वाला जो राशि है वो t बराबर 0 लिख सकता हूं। ये 0 कब होगा? जब 3t माइनस 2 बराबर 0 हो जाए, तो t बराबर 2/3। यानी कि दो चीजें आपको मिली, एक तो t बराबर 0 और दूसरा क्या मिला है? 2/3। अच्छा, यहां क्या लिखना है? धनात्मक। यहां लिखना है ऋणात्मक। यहां क्या लिखना है? धनात्मक। तो एक बात समझिएगा, हम समय की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत केयरफुली, कि आप एक बात का ध्यान रखिएगा, समय शून्य से इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता है, अर्थात इसकी बात हम करेंगे ही नहीं। अब बात कर रहा था कि ये कैसा है? पॉजिटिव इधर लिखा हुआ, इधर पॉजिटिव है। आप देखो, इसको मत देखना कि भाई क्या हो रहा है यहां पर। ये हमने शुरुआत यहां से की थी और हमें आंसर चाहिए था कि वेग कैसा हो जाए? ऋणात्मक। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर कैसा चिन्ह है भाई साहब? पॉजिटिव चिन्ह दिख रहा होगा, तो यानी कि 2/3 से बड़ा इसका उत्तर आने वाला है। का मतलब मैं ये बोलूंगा t जो है किससे बड़ा हो जाए? 2/3 से। तो वेग कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब आपको मैं प्रूफ करके भी बताता हूं कि 2/3 से बड़ा जो आया है उसको अपन चेक कर ले। 2/3 से बड़ा क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 ले लेते हैं। 2/3 से बड़ी संख्या चुननी है अपने को, तो मैं उसमें से क्या ले लेता हूं? 1 ले लेता हूं और 1 पे चेक करते हैं वेग ऋणात्मक आता है या नहीं आता। तो वेग ये देके रखा है v बराबर कितना है बेटा? 2t माइनस का 3t स्क्वायर। t बराबर कितना ले लेता हूं? मान लो 1। यदि मैं 1 ले लूंगा तो कितना बन जाएगा? जरा सोच के देखो। 2 माइनस कितना बन जाएगा? 3 बराबर कितना आएगा? -1, यानी कि ऋणात्मक आ रहा है। तो ये हल, ये मैथ का पार्ट है, यानी गणित का एक छोटा सा पार्ट तुम्हें सिखाना चाहता था कि कभी इसको हल करना है तो v किसका है? ऋणात्मक है। ऐसा लिख लिया अपन ने, t कॉमन निकाल लिया। ये करने के पश्चात इतना ध्यान रखना कि ये जो है ना, इसको सीधे लिखने की कोशिश करेंगे तो माइनस इसलिए मैंने बाहर निकाला, तो ये कितना बन गया? 3t माइनस 2। माइनस से गुणा किया तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? ऐसे सोचो
कि 3 बड़ा है मान लो 2 से, माइनस का गुणा करेंगे तो -3 हो गया और -2 इसमें बड़ा कौन है, उल्टा हो गया। इसलिए मैंने बोला कि यदि ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहां पर मैंने ऋण चिन्ह से गुणा किया तो ये उल्टा हो गया। अब मुझे ये 0 से बड़ा वाला चाहिए, अर्थात मुझे धनात्मक वाला चाहिए। समय धनात्मक की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं टी की बात कर रहे थे, और ये आ गया है यहां पर शून्य से बड़ा है का तात्पर्य ये है कि आप धनात्मक मान चुनिए इस लाइन पर, उसका समय से कोई लेना देना नहीं, यानी कि 2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर उत्तर आया, अब चेक करना था तो 2/3 से कोई बड़ा नंबर ले लो कि भाई मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो 2/3 से कोई नंबर कौन सा बड़ा ले लिया भैया, 2/3 से बड़ा 1 ले लिया, 1 बड़ा है 2/3 से, 1 यहां पर डाला, मेरे को उत्तर क्या मिल रहा है, -1, जो कि ऋणात्मक मिल रहा है। और मुझे क्वेश्चन में भी पूछा गया कि वेग ऋणात्मक कितने समय के पश्चात होगा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 2/3 सेकंड से थोड़ा सा भी ज्यादा यदि समय हुआ तो वेग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, नीट 2027 में आने लायक सवाल है, और ये जो अपन ने किया ये हल करना आना चाहिए, इसलिए मैंने वापस से रिपीट किया है। थोड़ा सा सावधानी से और स्लो होके इसको सीखना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। ये मैंने बोला था ये चिन्ह कैसे उल्टा हो जाता है, क्योंकि अपन ने ऋण से गुणा किया था। फिर से बोल रहा हूं, 2/3 के बाद ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, वो धनात्मक इस वजह से लिया था, इसको देख के इसे हल करना है, ये आंसर आएगा। इस आंसर के बाद कोई नंबर लेना और नंबर से चेक कर लेना मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या है कि भाई साहब टी जो है 2/3 से जैसे ही बड़ा होगा वेग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। कृपया इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मान लीजिए कि आपको बोला है कि वेग से संबंधित और कौन से सवाल बन सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन करके देखें अपन। मान लीजिए कि आपको दिया है, यदि वस्तु सरल आवर्त गति करे तो x दिशा में समय के साथ विस्थापन x बराबर दे के रखा है आपको 2 sin πt, ऐसा दिया हुआ है। और x को बोला उन्होंने किसमें नापने का है, मीटर में, और t को बोला है किसमें नापना है भाई साहब, सेकंड में। पाई नियतांक है, पाई तो नियतांक है जिसको आप लगभग क्या लिखते हैं, 22/7, नॉट एग्जैक्टली। तो भाई साहब आपसे पूछा है वस्तु का क्या निकाल के बताओ, वेग बताओ। कब बताओ, t बराबर 1/2 सेकंड पर, ऐसा पूछा। दूसरा बोला है वस्तु का विस्थापन t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 1/2 सेकंड तक। ये दोनों ही चीजें आपको निकालने के लिए बोली गई हैं। मैं अब जितना पढ़ते आप जा रहे हैं, जितना आप पहले पढ़ चुके हैं, उन सारे सवालों को भी बार बार रिवाइज कराने के लिए सवालों की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। इतने ज्यादा सवाल होंगे कि इतना बड़ा कलेक्शन आपके पास होगा भी नहीं। चलिए, तो क्या पूछा है उन्होंने, एक वस्तु सरलावर्त गति कर रही है। अब कई बच्चे तो ऐसा है कि सरलावर्त गति का नाम तो हमने पहली बार सुना। यदि हमने पहली बार सुना है तो हम वैली छोड़ देंगे, आगे पढ़ तो लें हम। हो सकता है कि सरलावर्त गति का कोई यूज हो ही ना रहा हो। गति करे तो x दिशा में समय के साथ विस्थापन, अच्छा विस्थापन दिया है, x बराबर दे के रखा है 2 sin πt दे के रखा है। चलिए, अच्छी बात है। और पूछा क्या है, पहला वस्तु का वेग पूछा है। एक बात तो कंफर्म हो गई है कि मेरा काम बहुत आसान कर दिया इनने। क्या आसान कर दिया भाई साहब, मैं इसके सोल्यूशन की यदि बात करूं तो सोल्यूशन मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। वेग बराबर क्या लिखूंगा, dx/dt। इसको मैं अवकलित करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 साइन का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, cos πt, और पाई क्या आ जाएगा बाहर। चलिए, अच्छी बात है। कितने सेकंड पर निकालना है, t बराबर 1/2, यानी v बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई। cos लिखूंगा तो पाई, और ये कितना है 1/2।
यानी कि v बराबर कितना आएगा 2 पाई, इधर क्या लिख दूंगा cos पाई बटा 2, और पाई बटा 2 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है भाई साहब 0, अर्थात का मतलब वेग का मतलब कितना हो गया 2 पाई इंटू क्या हो गया 0, यानी वेग का मान कितना हो गया 0, यानी कि t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु विरामावस्था पर थी। तो ये काम हो गया, कितना आसान सा सवाल था। इसके पश्चात बोला है कि वस्तु का विस्थापन पूछा, ये पहला सवाल किया अपन ने। दूसरा सवाल करना है, वस्तु का विस्थापन निकालना है t बराबर 0 से t बराबर 1/2 सेकंड के बीच में। चलिए, तो आप एक बात बताइए, x का मान कितना दिया है 2 sin पाई t, ऐसा दिया है। t बराबर 0 की मैं बात करूं, t बराबर 0 की बात करूं तो x प्रारंभ में कितना आएगा 2 साइन कितना, यहां पर 0 बन जाएगा। साइन 0 कितना होता है भाई साहब 0, यानी कितना हो जाएगा प्रारंभ में 0। t बराबर कितना दिया है 1/2 सेकंड, यहां पर x अंतिम निकलेगा, याद करिए। तो x अंतिम निकालना है तो 2 साइन लिखूंगा, पाई लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। यहां पर वापस देखें तो कितना आएगा बेटा 2 साइन, ये बन जाएगा पाई बटा 2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है 1, यानी कितना आ जाएगा 2। ये है x अंतिम। तो विस्थापन यदि आपको याद हो तो विस्थापन के लिए मैंने क्या बोला था, x अंतिम माइनस क्या लिखूंगा मैं x प्रारंभिक, x अंतिम कितना है 2 और x प्रारंभिक कितना है 0, यानी आंसर कितना आएगा 2 मीटर। कृपया इसका ख्याल रखें। बहुत आसान सवाल था, लेकिन वैरायटी आपके पास ज्यादा पहुंचना स्टार्ट हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कतई ना समझे कि ये सवाल नीट में नहीं आएंगे। नीट का जो मुखौटा है एनटीए वालों ने बदल दिया है। तो ये जो है आप मान के चलिए रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं होने वाला, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो होने वाला क्रिकेट का फाइनल है, यानी कि जो रणभूमि है वो इंटरनेशनल लेवल की होगी, और हम सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत अच्छे से जुटे हुए हैं, एकदम स्टार्टिंग डे से जुटे हुए हैं, और आपको वैसी तैयारी मिलेगी, कराई जाएगी। चलिए, कुछ और सवाल इसमें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। याद करिए v बराबर क्या लिखा था मैंने dx बाई dt। सर वापस क्यों वहां पर आ गए? वापस इसलिए आ गए कि v बराबर आपने dx बाई dt में अवकलन तो सीख लिया कि अवकलन से हमारा क्या आ रहा है, वेग आ रहा है, मगर कुछ और बातें भी इसकी काम की हो सकती हैं। v बराबर dx बाई dt है तो इसका तात्पर्य और समझना है, v बराबर dx बाई dt को समझना है। जानते हैं क्या? एक्स टी ग्राफ के किसी बिंदु पर, सोच रहे होंगे क्या लिख रहा हूं, स्पर्श रेखा का लिखा है मैंने क्या, ढाल। यानी कि यदि आपको एक्सटी ग्राफ दिया, यानी आपको क्या दिया है, स्थिति समय ग्राफ दिया है, क्या दिया है, स्थिति समय ग्राफ दिया है, तो उससे वेग पूछेगा तो मतलब बोलेगा टी बराबर फलाना सेकंड, उस फलाने सेकंड पर आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे ग्राफ में, जिस बिंदु पर वो कट करने वाला होगा ग्राफ को, उस बिंदु पर क्या बनाएंगे आप, स्पर्श रेखा बनाएंगे, कोण निकालेंगे टी अक्ष से वामावर्त दिशा में, फिर लिख देंगे उसका थीटा, और थीटा लिखने के पश्चात क्या निकालेंगे आप, टैन थीटा। अर्थात तुम्हें याद क्या रखना है बच्चा कि v बराबर dx बाई dt बराबर क्या लिख देना है अपने को, टैन थीटा। यानी कि ये बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा का क्या, ढाल की बात कर रहे हैं, प्रवणता की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो ये ध्यान रखें, ढाल, और यही मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, प्रवणता की बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिए, टैन थीटा की बात कर रहा हूं, कृपया इसका ख्याल रखें आप। तो अब इसका यूज भी कर लेते हैं। सर इसमें सवाल कैसे बनेंगे, वो सवाल हम देखें तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सवाल बोला कि यदि किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ दिया हो, और स्थिति समय ग्राफ आपको जो दे के रखा है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है,
कुछ इस प्रकार से दिया है, ये t है, ये है x, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे के रखा है आपको। चलिए, आपको यहां पर दिया है भाई साहब 10 मीटर और ये है मान लीजिए 10 सेकंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये t बराबर 0 है और आपको एक और इंफॉर्मेशन दी है कि ये है मान लीजिए 2 सेकंड है, और 2 सेकंड पर इस प्रकार से डिजाइन बना के आपको दी है और स्पर्श रेखा भी बना दी है। और स्पर्श रेखा में ये वाला कोण जो है वो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और इस बिंदु का नाम लिख दिया उन्होंने P। अब पूछा है आपसे बिंदु, या ऐसा पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का क्या निकालना है आपको, वेग निकालना है। क्या निकालना है आपको, वेग निकालना है। और देखिए जरा वापस से सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ, यानी कि आपको पता चल गया x से t ग्राफ दिया है, x से t ग्राफ दिया है, उन्होंने बोला है t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड पर क्या स्पर्श रेखा बनाई है, हाँ बनाई है। क्या कोण दिया है, हाँ दिया है। वस्तु का क्या निकालना है, वेग। मैंने कुछ आपको बोला था कि वेग तो निकालना है, v बराबर क्या लिखना है, dx बाई dt बराबर क्या लिखने के लिए बोला था मैंने, tan थीटा। और थीटा के बारे में मैंने बोला था भाई साहब यदि ऐसा है और ये t अक्ष है तो वामावर्त दिशा वाला कोण लेना है, ये वाला कोण नहीं लेना है, यानी कि 30 डिग्री ये है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब 150 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना होगा 150, यानी v बराबर क्या लिखना है tan 150। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको माइनस का tan 30, ऐसा भी डायरेक्टली लिखने की आदत डालिए। 150 की बजाय आप यहां पे माइनस लगा देंगे तो भी आंसर आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा 1/√3 मीटर प्रति सेकंड। सही बात है, जो स्पर्श रेखा है वो ऋणात्मक ढाल के साथ है, ऋणात्मक ढाल के साथ है, ऋणात्मक प्रवणता देके रखी है, कृपया इसका ख्याल रखें। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको करने आने चाहिए। अब इसमें एक स्पेशल केस आपको बताता हूं जो मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं, उसका भी ख्याल रखिएगा। यदि मान लीजिए सपोज दैट कि कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ ग्राफ दे दे xt ग्राफ, और उस xt ग्राफ में आपको जो पूछा गया उसकी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जाएगा। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि ऐसा कुछ ग्राफ बना रहा है वो, और इस ग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस प्रकार से दे रखी है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ये कुछ ग्राफ इस प्रकार का आपको दे के रखा है, और साथ में इंफॉर्मेशन में इस प्रकार के कुछ निर्देशांक भी दे के रखे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए 10 मीटर है, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये मान लीजिए 15 सेकंड है। और ये जो अक्ष की मैं बात कर रहा था ये अक्ष है टी अक्ष। मीटर में दिख गया होगा, तुम्हें सब कुछ दिख गया होगा। अब मेरे से पूछा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसका ख्याल रखिएगा। क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि सवाल इससे फास्ट हो जाएगा यदि आपने पहले करके रखा है तो। जरा देखो, एक बात समझना कि किसी भी चीज का ढाल निकालना है मतलब tan थीटा निकालना है, और थीटा यदि नियत हो, थीटा क्या हो जाए नियत, मतलब कि वो ना बदले, इसका मतलब है tan थीटा भी जो है वो कैसा हो जाएगा नियत हो जाएगा। और tan थीटा को तुमने बोला वेग, यानी वेग भी कैसा हो जाएगा नियत। ये तभी संभव है, थीटा किसका नियत होता है, जब ग्राफ कैसा हो जाए सरल रेखा। प्लीज इसका ख्याल बेटा इसलिए रखने की जरूरत है कि बार बार समझेंगे, बार बार निकालेंगे, उससे बेहतर है कि हमें ये पहले पता चल जाए कि एक ही ग्राफ ऐसा होता है जिसका थीटा नियत हो, तो स्पर्श रेखा हर जगह पर समान बनेगी। इसका मतलब थीटा समान तो tan थीटा जो है वो हमेशा नियत मिलेगा, यानी वेग नियत मिलेगा। यदि आप देखें कि 0 से 5 सेकंड के बीच में, कहां से कहां, 0 से 5 सेकंड में यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब जो थीटा है वो नियत है क्या, हाँ नियत है, ये मान लिया कोण क्या है थीटा 1, तो मैं यहां पर बोलूंगा 0 से 5 सेकंड में वेग जो है वो भाई साहब कैसा आएगा, नियत आएगा। और कितना आएगा वो भी आपको बता देता हूं, tan थीटा 1 के बराबर आएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार,
यानी क्या लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूंगा मैं 5, यानी कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी 0 से 5 सेकंड के बीच में वेग जो है वो कैसा है, नियत। यानी अर्थात अब जस्ट सोच के देखिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, मेरे से बोलता 1 सेकंड पर, कब, t बराबर 1 सेकंड पर क्या पूछे वेग, तो मुझे तो पहले से पता चल गया कि t बराबर 1 सेकंड कहीं यहां आएगा। अब मैं x निर्देशांक निकालूं, फिर tan थीटा लंब बटा आधार करूं, उससे बेहतर है कि मुझे क्या पता चल गया था, सरल रेखा का ढाल नियत रहता है, थीटा नियत है, मतलब tan थीटा नियत है, यानी वेग नियत है, और कहां से कहां तक, यहां से यहां तक कोण जो है वो नियत रहेगा। यानी कि मैं t बराबर 0 के जस्ट बाद पूछूं तो वेग उतना ही होगा, और 5 सेकंड के जस्ट पहले पूछूं तो भी वेग वही रहेगा। यानी 0 से 5 सेकंड के बीच में किसी भी समय पर, किसी भी तात्क्षणिक समय पर वेग का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। और यहां पर t बराबर 1 सेकंड है, यानी मैं वेग का मान बड़े प्यार से बोल सकता हूं भाई साहब कितना रहने वाला है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। चलिए अब मेरे से पूछा जाए t बराबर 5 सेकंड से, बोले t बराबर कितना, 10 सेकंड के बीच में, 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में यदि ढाल देखूं तो थीटा का मान, अब सोचो जरा, ये समय अच्छे है, ये बोलूं इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितना है भाई साहब, 0 है। अब 0 है, लगातार 0 है 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, अर्थात यानी वेग का मान क्या लिख दूंगा मैं, tan 0 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 0, यानी विरामावस्था मेंटेन रही होगी। सोच के देखिए, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में x का मान स्थिर है, यानी वस्तु का निर्देशांक स्थिर है। वस्तु का निर्देशांक स्थिर है का मतलब वस्तु टस से मस नहीं हुई, इसका मतलब है भाई साहब जड़वत रही। कैसी रही, जड़वत रही, यानी जड़वत रहने का मतलब है स्थिर रही। यानी वेग का मान कितना है भाई साहब, 0। तो कल को मेरे से पूछ ले कि भाई साहब सर बताइए 7.9 यानी 7.9 सेकंड पर वेग का मान कितना है, तो मैं अलग से थोड़ी निकालूंगा, मैं तो बोलूंगा 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में वेग कितना है भाई साहब, 0, 7.9 वही इनके बीच में आएगा, और वेग कितना है, 0, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 0। तो इसके पश्चात यदि मेरे से बोला जाए t बराबर 10 सेकंड से, t बराबर कितना, 15 सेकंड, ये ले लिया मैंने, 10 सेकंड से लेके कहां तक, 15 सेकंड के बीच में यदि लूंगा तो आपको पता चल गया है ढाल कैसा है, ऋणात्मक, यानी वेग का मान कैसा होने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है, और वेग ऋणात्मक आने वाला है, तो मैं बड़े प्यार से आंसर बोल लूंगा, और नियत भी रहेगा, क्योंकि ये वाला θ2 जो है वो भी कैसा है, नियत। तो मैं वेग सीधे लिख दूंगा, माइनस लिखूंगा, और ये वाला थीटा लिया है तो माइनस लगा के लेना है, तो माइनस का क्या लिख दूंगा मैं, tan θ2, और यहां पर देखेंगे तो लंब का मान कितना है, 10, और यहां पर देखें अपन कि आधार कितना, 10 से 15 के बीच में कितना है, 5, यानी कि क्या लिखूंगा, -10 बटा कितना है भाई साहब 5, यानी आंसर कितना आएगा, -2 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे से बोलता कि समय t बराबर 13.5 सेकंड पर वेग बताइए, तो मैं कुछ निकालता नहीं, अलग से करता नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता है। तो 10 से 15 सेकंड में वेग का मान कितना है, -2, लगातार नियत है। नियत क्यों है, क्योंकि θ2 नियत है। ये सरल रेखीय ग्राफ की यही खास बात है, इसलिए मैंने इसको विशेष रूप से बनाया और आपको बताया कि जैसे ऐसे ग्राफ आ जाए तो आपको समय व्यर्थ नहीं करना है स्पर्श रेखा बनाने में। हाँ, कोई आड़ा टेढ़ा यदि आपको वक्राकार ग्राफ दे के रखा हो तब आपको स्पर्श रेखा भी बना के देने वाला है और कोण भी बना के देगा, बस कोण में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहां तक अपन पहुंच गए। इसके पश्चात अब जो चीजें हमें करनी है वो क्या करनी है भाई साहब, थोड़ा सा हम और काम करने वाले हैं। अब बोलोगे सर और क्या काम करने वाला, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं भैया? इंफॉर्मेशन तो हमें निकालनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत तगड़ी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, देखिए जरा सवाल से ही समझ लेते हैं। जैसे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में यदि कर ही रहे थे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग v सदिश बराबर दे के रखा है आपको कितना, 4i कैप धन 4j कैप मीटर प्रति सेकंड, ऐसा दिया है। तो वस्तु x अक्ष से कितने कोण पर जा रही है, ये हो गया सवाल। ये किसी सवाल का
डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा ये सवाल, डायरेक्टली थोड़ी पूछा जाएगा ये प्रश्न, थोड़ी डायरेक्टली पूछा जाएगा ये, तो किसी सवाल को करने के दौरान आपको इस इंफॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मैंने सवाल आपको दिया है। तो देखिए जरा होगा क्या बेटा, इसका ख्याल रखें कि ये है मान लीजिए ऐसा y अक्ष है और ये क्या है x अक्ष है, और अब आपको देख रखा है मान लीजिए इधर की तरफ i कैप है, इधर की तरफ क्या है भाई साहब j कैप। i कैप का गुणांक क्या है 4, यानी इधर की तरफ हो गया 4, j कैप की तरफ क्या है 4, तो इधर भी कितना हो गया भाई साहब 4। अच्छा ये 4 है, ये 4 है, इसका मतलब जो परिणामी है वो कहीं यहां आया होगा। अच्छा एक बात बताओ ये कितना कोण होना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि इसका मान भी 4 है और इसका मान भी 4 है, तो tan थीटा बराबर 4/4 लिखेंगे तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 1, यानी थीटा का मान कितना होगा 45, यानी वस्तु कहीं यहां पर जा रही होगी, यानी ये जो वेग बनाया है वो कुछ इस प्रकार से जा रही होगी। अच्छा इस सर बोलेंगे कि सर इसके वेग का परिमाण भी बता दो, ये तो मुझे पहले से पता है, कैसे 4 का लिख दूंगा मैं वर्ग, प्लस क्या लिख दूंगा मैं 4 का वर्ग, यानी मैं क्या लिख दूंगा यहां पर 16, यहां पर भी क्या लिख दूंगा मैं 16, यानी इसका कितना आ जाएगा भाई साहब 32, का मतलब क्या लिख दूंगा 4 चौके 16 दूना 32 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया वेग का क्या परिमाण। तो ये अपने को देख के समझ में आना चाहिए। चलिए अब इसके पश्चात और क्या चीजें बताने वाले हैं सर बताने वाले तो हैं और जबरदस्त बताने वाले हैं, सोच के देखिएगा कि क्या बताने वाले हैं। ऐसी चीजें जो वाकई हम वेग वाले शब्द से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं, सवाल बन सकते हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं। और ये आपको इंटरनेट पे तो कहीं नहीं मिलना है कि एक ही शब्द से रिलेटेड कहां कहां के सवाल जो है कितने बन सकते हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं, कितने टाइप के कंसेप्ट हो सकते हैं, बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। तो वेग की यदि मैं बात कर रहा हूं तो एक सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं दरअसल जानते हैं क्या, वेग समय ग्राफ की बात कर रहे हैं। सर अभी तक तो वेग ही पढ़ रहे थे, अब वेग के बाद वेग समय ग्राफ कैसे आ गया, इसका क्या संबंध आप बताना चाह रहे हो, बस थोड़ा सा इंतजार करो आपको अच्छा लगेगा, और ये सवालों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होने वाला है। कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको वेग समय ग्राफ दिया है, क्या दिया है वेग समय ग्राफ। अच्छा थोड़ा सा अपन एक काम कर ले, v बराबर मान लीजिए क्या है dx बाई dt, जहां पर v जो है वो क्या है बेटा तात्क्षणिक वेग। dx बाई dt को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा लिख लेता हूं, इस तरफ लिख लेता हूं वाम पक्ष में, इसको लिख दिया मैंने v, dx का मान क्या लिखूंगा मैं v गुणा dt, ध्यान रखना v जो है वो हमारा क्या है वेग। अब मैं क्या करूंगा, अरे सर ये तो वो गुणा में आ गया, मतलब ये तो समाकलन में होता है ऐसा, हाँ सही बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं समाकलन, देखते जाइएगा। यहां पर x में मैं लिमिट क्या डालूंगा, x प्रारंभिक से क्या हो जाएगा x अंतिम, dx का समाकलन कितना हो जाएगा x, कहां से कहां जाना है मुझे, x प्रारंभिक से कहां तक जाना है x अंतिम, बराबर क्या लिखेंगे v dt का समाकलन। अर्थात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे कि भैया x अंतिम माइनस क्या लिख दिया मैंने x प्रारंभिक, बराबर क्या आ जाएगा समाकलन के अंदर v dt, ये आया। सर x अंतिम माइनस x प्रारंभिक को आपने पहले पढ़ाया था, जानते हैं क्या, हाँ सही सोच रहे हो बेटा आप, विस्थापन, क्या बोलते हैं उसको विस्थापन, और ये भाई साहब क्या है वेग, और ये क्या है समय। अच्छा तो यानी कि विस्थापन बराबर क्या लिखा है वेग समय ग्राफ का, गेस करिएगा, समाकलन का मतलब होता है क्या निकालना, क्षेत्रफल, क्या निकालना क्षेत्रफल। यानी कि यदि मुझे विस्थापन निकालना होगा तो मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, वेग समय ग्राफ का क्या निकालना है मुझे, क्षेत्रफल। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, समय तो हमेशा क्या रहेगा भाई साहब धनात्मक, मगर वेग जो है वो तीनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या जीरो, यानी कि शून्य भी हो सकता है, इसका भी ख्याल रखें। का मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव आएगा ये पूरा, यदि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक है तो भी आपका ये जो है क्या आएगा ऋणात्मक। अर्थात ये जो क्षेत्रफल है उसको मुझे कैसा लेना है, चिन्ह सहित लेना है। मतलब कि यदि आपको इस प्रकार से ग्राफ मिल जाए तो बेटा जो मैं जो बात समझा रहा हूं उसको बहुत सावधानी से अपने नोट्स में लिखिएगा,
जिससे आपका सवाल हमेशा क्या हो, सही हो। ये है वेग और ये क्या है भाई साहब, समय। इसकी बात कर रहा था मैं। यदि मान लीजिए कि ऐसा कुछ ग्राफ दे देता, ऐसा कुछ ग्राफ दे देता, तो मैं इस क्षेत्रफल को क्या लेता, धनात्मक, और इस क्षेत्रफल को क्या लेता, ऋणात्मक। यानी वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आपको क्या देगा, विस्थापन। कब देगा, जब आप ऊपर वाले क्षेत्रफल को क्या लेंगे, धनात्मक, और नीचे वाले क्षेत्रफल को क्या लेंगे आप, ऋणात्मक। तभी ऐसा होगा। सवाल करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि सवाल जो है, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि यदि किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ का वेग समय ग्राफ दिया गया हो, कैसा दिया गया है वो ग्राफ आपको इस प्रकार से दे के रखा है। ये v और ये दे के रखा है आपको t, और ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बना के रखा है। चलिए, ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बना दिया है। हाँ जी सरकार, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है और आपको बोला t बराबर 0। ये है, ये वेग के बारे में बात कर रहा है। v से चाल मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ तात्क्षणिक वेग दिया है, समय के साथ ग्राफ दे के रखा है। t बराबर 0 ये दे के रखा है, यहां पर दे के रखा है आपको कितना, माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड दे के रखा है, और यहां पर जो मान है वो है 5 सेकंड है भाई साहब। और आपको एक और इंफॉर्मेशन जो है वो दे के रखी है, यहां पर दे के रखी है ऐसे, इसके बारे में बोला है कि ये भाई साहब जो है ये 0 से 5 है, ये मान लीजिए आपके पास कितना हो गया, 15। तो ये आपको दे के रखा है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ दे के रखा है। ठीक है, अब सोच के देखिए आप कि आपसे सवाल कितने बढ़िया शानदार तरीके से पूछ सकता है। वेग समय ग्राफ का आपको यूज करना है, उसके लिए क्या सवाल बन सकता है। पहला सवाल आपसे पूछा है कि वस्तु का क्या ज्ञात करिए, विस्थापन ज्ञात करिए t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक। यह है पहला सवाल। दूसरा बोला है कि भाई साहब आप क्या निकाल के बता दीजिए, विस्थापन निकाल के फिर से बता दीजिए, t बराबर 5 सेकंड से t बराबर मान लीजिए 15 सेकंड तक। तीसरा बोला है विस्थापन वापस से निकाल दीजिए, विस्थापन निकालिए t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 15 सेकंड तक, ऐसा आपसे बोला गया है। इसके पश्चात चौथा आपसे पूछा है, अब खतरनाक चीज पूछ रहा हूं। हाँ, क्या पूछ रहा हूं देखिए जरा। आपसे पूछा है औसत, औसत वेग का मान बताइए कब से कब तक, t बराबर 0 से t बराबर 15 सेकंड तक। चलिए, इतने सारे तो सवाल बन गए। अब सोचिए कौन सा ग्राफ दे के रखा था, वेग और समय ग्राफ दिया हुआ था, इससे अपने को इतने सारे सवाल करने पड़ेंगे। आपको अभी सिखाया था मैंने, वेग समय ग्राफ से अपने को विस्थापन कैसे निकालना है, यानी उसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालना है इसका तात्पर्य क्या है जानते हैं, चिन्ह के साथ लेंगे तभी निकलेगा। एनीवेज, मैं आपको बोल रहा हूं, पहला क्या बोला है, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 5 सेकंड तक, यानी t बराबर 0 से 5 सेकंड मेरा ग्राफ यहां नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि ये कैसा आएगा भाई साहब, ऋणात्मक। ओके, तो पहले सवाल का उत्तर मैं लिखूंगा, पहले ही लगा दूंगा मैं, विस्थापन निकालना था तो मुझे ये पता चल गया कि क्षेत्रफल जो है वो कैसा लेना है, ऋणात्मक। 0 से 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, ये ऊंचाई और ये आधार, तो 1/2। ध्यान रखना मैंने माइनस पहले लगाया है, सुनना बेटा प्लीज ध्यान से। यदि मैंने माइनस पहले ही लगा दिया है तो ये वाले माइनस का इस्तेमाल मत करना। अब ये परिमाण और ये भी परिमाण लेना है, क्योंकि एक माइनस में लगा चुका हूं। तो माइनस 1/2 गुणा क्या लिखेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये कितना हो गया 5, और इधर कितना है भाई साहब 10, यानी मैं इसको लूंगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि विस्थापन का मान कितना आ गया, माइनस का 25 मीटर। अब दूसरा मैं लिखने की कोशिश करूं। अच्छा, दूसरा क्या है भाई साहब, क्या बोला है, कहां से कहां, 5 सेकंड से 15 सेकंड, यानी यहां की बात कर रहा है, यानी ये कैसा आएगा भाई साहब, पॉजिटिव
यानी धनात्मक, तो विस्थापन का मान मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। विस्थापन जो है वो कितना है, देखिए जरा, ये पॉजिटिव है, 5 से 15 के बीच की दूरी कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 20, अर्थात अब पहले तो पॉजिटिव लिख लेता हूं, 1/2, आधार कितना है 10, 10 कैसे आया, 5 से 15 के बीच की दूरी कितनी है और ऊंचाई कितनी है 20, ये लिख दिया अपन ने, तो 20 200/2 यानी कितना आ जाएगा भाई साहब 100 मीटर। चलिए तीसरा क्या पूछा है उन्होंने, विस्थापन का मान निकालना है 0 से लेके 15 सेकंड, यानी 0 से लेके, यानी यहां से लेके यहां, यानी पूरा क्षेत्रफल, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी चिन्ह सहित लेना है, और ये दोनों हम पहले निकाल चुके हैं, का मतलब है कि चिन्ह सहित जोड़ देना हमें। ये कितना मान आया है -25, ये नीचे वाला लिख दिया मैंने, ऊपर वाला कितना आया है भाई साहब 100, तो इधर क्या लिख दिया अपन ने 100, तो ये कितना आ जाएगा 75 मीटर। चलिए चौथा सवाल क्या पूछा है, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। कहां से कहां के बीच में, t बराबर 0 और t बराबर 15, तो t बराबर 0 से लेके t बराबर 15 के बीच में विस्थापन का मान कितना है 75 है, यानी ये 75 लिख लिया। समय का मान कितना है भाई साहब, t बराबर 0 से 15, यानी कितना आ गया 15, ये समय अंतराल हो गया, विस्थापन बटा समय अंतराल, 15 पना क्या आएगा 75, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या निकल गया हमारा औसत क्या वेग। कृपया इसका ख्याल जरूर रखें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपन और हमें करते रहना है, और यहीं पे आज का लेक्चर मैं रोक रहा हूं। हालांकि मुझे औसत वेग और वो वेग और चाल जो है दोनों बताना था, लेकिन आज वेग में अपन ने पीएचडी कर ली कि वेग से संबंधित कितने सवाल बन सकते हैं, चाहे वो सरल आवर्त गति का सवाल हो तो भी हम वेग तो निकाल ही सकते हैं। मस्त बात और बढ़िया बात और धांसू बात और सबसे ज्यादा रण कौशल को बढ़ाने वाली बात योद्धाओं के लिए यही है आज के लिए कि गति की दिशा का निर्धारण यदि कोई करेगा तो वो सिर्फ क्या है वेग, ना कि त्वरण, ना कि बल, ना कि बलाघूर्ण, ना कि संवेग। हम सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढेंगे, वेग वेग वेग। मेरे से बोला जाए कि मैं इधर जा रहा हूं अर्थात मेरा वेग इधर की ओर रहेगा, त्वरण कैसा भी हो सकता है, उसके लिए मुझे अलग भाषा प्रश्न में ढूंढनी पड़ेगी जो त्वरण बल और बाकी चीजों के लिए बता सके। मगर यदि कोई वस्तु बोलना जा रहा है कि वस्तु किसी पूर्व दिशा में जा रही है अर्थात उसका वेग पक्का पूर्व दिशा में रहेगा। चलिए तो योद्धाओं आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आज वेग में बहुत सारा काम किया है, कृपया करके इसका ध्यान रखें और खूब सारे कमेंट में आप हमें बताएं कि क्या क्या और आपकी अपेक्षाएं हैं। सवाल करना प्रारंभ कर दीजिए, कुछ सवाल आपको टेलीग्राम चैनल पर, और ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ भी अपने इक्वेशन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर दी गई टेलीग्राम की लिंक पर जरूर मिलना शुरू हो गई होगी। तो उसका आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, सेव करके रखेंगे, शेयर करते रहेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। कब तक कैसे, युद्ध भूमि की तैयारी कर रहे हैं हम, उस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिस युद्ध में विजय हमारे पास सुनिश्चित हो सके। इसलिए हर दांव पेच, हर छोटी छोटी बात बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे कि आप मुझसे भी स्वतंत्र रह सके। हर बात के लिए, हर सवाल के लिए आप मुझ पर निर्भर ना रहे, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।